फादर पढ़ाए थे। फादर ऑफ मेडिसिन क्या होता है नीलम? बैठे बैठे बता दे बेटा। फादर ऑफ मेडिसिन कौन था? हिप्पोक्रेट। और इंडियन मेडिसिन का फादर कौन था? चरक था। और सर्जरी का कौन था? सुश्रुता था। ठीक है। और फादर ऑफ फार्मा कौन था? ऑसवाल्ड था। फादर ऑफ मेडिसिन कौन था? ऑसवाल्ड स्किम्डबर्ग था। ठीक है, ये हमने इतनी बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने सर पढ़ा था कि फार्मा को दो पार्ट्स में सबसे मेन बांट रखा है। एक तो हमारी फार्माकोडायनामिक है, पूरे फार्मा में ये दो वर्ड्स तो चलते रहेंगे सर, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माको काइनेटिक, ये दो वर्ड तो कंटिन्यूस चलते ही रहेंगे। डी से डायनामिक, सर मैंने बताया था ड्रग का एक्शन किसके ऊपर, और काइनेटिक में बॉडी क्या कर रही है किसके रिगार्डिंग, ड्रग के रिगार्डिंग। ऐसी बातें बताई थी आप लोगों को सर। उसके बाद हमने जो बातें की थी सर, सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमने जैसे जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, आयुर्वेदा का चरक, तो अभी उल्टा बोल दिया। अच्छा ना भाई, इंडियन मेडिसिन वो तो आयुर्वेदा का था फादर चरक, इंडियन मेडिसिन का तो सुश्रुता ही आंसर आएगा। शायद मैंने लिखवाया भी यही है, इंडियन मेडिसिन का सुश्रुता ही लिखवाया है। ठीक है ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमने सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट किया था सर, डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। खाना खाते हैं तो सबसे पहले इंजेक्शन करते हैं, फिर मेटाबॉलिज्म होता है। पहले क्या होगा किसी भी चीज़ का, इंजेक्शन करोगे, फिर उसका मेटाबॉलिज्म करोगे। और मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी सबसे मेन, एक पढ़ाया था आपको एनाबॉलिज्म और एक आपको पढ़ाया था बेटा कैटा। एना का मतलब जोड़ना और कैटा का मतलब तोड़ना या टूटना होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा हमारा, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, एल्कलाइन नेचर का, एसिडिक नेचर का। कहाँ पर हमारा एल्कलाइन नेचर होता है, इंटेस्टाइन में। एसिडिक नेचर कहाँ पे मिलेगा, स्टमक के अंदर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर होता है बेटा, सबसे लास्ट में जाके। और एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन हमें पता है या तो लिपिड सोल्यूबल हो सकता है या फिर वाटर सोल्यूबल हो सकता है। सर लिपिड सोल्यूबल सबसे बेस्ट होता है। और एक क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को बहुत अच्छा, प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो तीन चीज़ों के ऊपर, तीन होते हैं हमारे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन सबसे बढ़िया होता है। एल्ब्यूमिन किसी भी ड्रग के ऊपर जाके चिपक जाएगा और एक रिसेप्टर का काम करेगा, उसको एंटर कराने में हेल्प करता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन। सर फार्माकोडायनामिक में हमने तीन ही चीज़ें पढ़ी थी, या तो कोई भी ड्रग किसी चीज़ को क्या कर देगी, बढ़ा देगी तो घटा देगी, सप्रेशन, बढ़ा देगी तो क्या कहलाएगी, स्टिमुलेशन, या किसी भी चीज़ को बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, साइटो। इतना हमने फार्मा के जस्ट इंट्रोडक्शंस में पढ़ा था। फिर हमने सर बहुत सारे क्या पढ़े थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने देखा था टोटल कम से कम 15 से 16 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ाए थे सर। उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, उसके बाद हमने जो सबसे पहला देखा था, एक बार सारे नाम बोल देता हूँ तुम लोगों को दोबारा। ये बताए मैं क्यों ऐसे बोलता हूँ बार बार, ये इसलिए बोलता हूँ जितना तुम रिपीट करोगे। देखो मैं कितनी बार, जिस दिन से फार्मा करवाई स्टार्ट किया शायद मैं डेली एक बार रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हारी। कुछ नहीं लगता, सिर्फ आधा पौना घंटा लगता है अगर तुम ढंग से बैठ के पढ़ोगे तो रिवीजन में, सिर्फ आधा पौना घंटा। ठीक है, मैं यहाँ पे इतनी फास्ट कराता हूँ तो तुम आराम से भी बैठ के करोगे ना। मैं आधे 5-10 मिनट में मैं सारी फार्मा लपेट देता हूँ यहाँ तक जितनी तुम्हें करवाई होती है। वो क्यों, ताकि तुम्हारा रिवीजन माइंड में चलता रहे। तुम पता है फार्मा सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम फार्मा पढ़ते ही नहीं थे। छोड़ दो ना यार, ड्रग कौन याद करेगा इतनी मुश्किल नाम है ना मीना, तो हम उस कंडीशन को वहीं छोड़ देते थे। बट मैं तुम्हें कितने आसान बना रहा हूँ तुम चीज़ों के लिए कि भाई तुम जितना रिपीट कर दोगे उतना ही आसान बनती है। तुम्हें ऐसा लगा ये तो पढ़ रखी है, यो नाम है एसिटाजोलामाइड।
पेनिसिलिन है, पढ़ रखी है जी। सिफेलोस्पोरिन है जी, पढ़ रखी है जी। अमाइनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन, सर पढ़ रहा नू गाते रहो इन गाने ने, जब तक ये गाने आने स्टार्ट हो जाए सारे गामा करते रहोगे, ये नुए ये ड्रग्स के नाम है, इन्हें जितनी बार नू बोलते रहोगे उतने याद होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जैसे मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पास, कितना, जैसे मान लो 100% ली, उसमें से 20% किसने ले ली, लीवर ने ले ली, जो बच गई वो क्या कहलाई, बायो अवेलेबिलिटी कहलाई, वो बच गई 80% जो बच गई वो बायो अवेलेबिलिटी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताया था, बॉडी के अंदर जाते ही केमिकल अल्ट्रेशन हो जाना। फिर उसके बाद एक एडवर्स इफेक्ट पढ़ाया था, एक साइड इफेक्ट पढ़ाया था। साइड इफेक्ट में एक्चुअल काम करेगी बट साइड इफेक्ट लेके आएगी, अदर साइन सिम्टम आएंगे। इसमें एक्चुअल करेगा ही नहीं बट साइन सिम्टम भी दूसरे आएंगे। एक मैंने पढ़ाया था थेरापेटिक इफेक्ट, सर जिस चीज़ के लिए जो ड्रग दी जा रही है वही काम कर रही है, वो थेरापेटिक इफेक्ट कहलाएगी। एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्लेसबो इफेक्ट, सर इंजेक्शन दे दिया, एनएस दे दी खाली उसको और पेशेंट के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ट्रीट हो गए, तो वो क्या कहलाएगी उसकी। एक मैंने आपको पढ़ाया था क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या था, इन्फ्यूजन तो ज़्यादा हो रहा है बट एक्सक्रीशन बहुत स्लो जा रहा है, ठीक है। एक आपने पूछा था इडियोसिंक्रेसी पूछा था, इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है अननोन, जो जिस चीज़ का अननोन साइड इफेक्ट हो, बिल्कुल पता ही ना हो कि ये क्या तो कर सकती है क्या नहीं कर सकती। ये सारे हमने पॉइंट्स देखे थे बेटा किसके अंदर, इम्पोर्टेंट के अंदर। उसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको क्या बोला था बेटा, एंटीडोट्स पढ़े थे पहले हमने। टोटल कितने एंटीडोट पढ़े थे बेटा अपन ने, 30 एंटीडोट पढ़े थे। ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट, सुष्मिता याद कर जल्दी, मैं पिटने वाले, तेरा नंबर आ लिया आज। ओटो, एटोसिबान, चलो ओटो याद रख ले तू, ओटोसिबान, ठीक है ठीक है, ओटो से याद रख लो, कोई नहीं, एटो याद नहीं रह रहा तो ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन में था, मैं ऑक्सीटोसिन था, हम ओटो में धर के लेके गए थे, नू याद कर लो, थारा ओटो तो याद आ जाएगा, ठीक है। कॉपर का क्या था, इन्हें दिमाग चलन दे मनीषा इनके भी। अरे पेंसिल क्या की बन रही थी सारी नकम्मो, डी पेनिसिला माइन। चिलेटिंग एजेंट्स का क्या था, बोल, डी से था, डाई मरका प्रोल, इनको बोलो यार, बार बार बोलो, जब याद होंगे। डाई मरका प्रोल, तुम याद नहीं करते, जितना मैं बोल रहा हूँ तुम जितना इनको रिपीट करते रहोगे उतना सुष्मिता याद होंगे बेटा ये, ठीक है। एंटीडोट पढ़े थे। एंटीडोट के बाद हमने जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा क्या पढ़ा था बेटा, एंटीबायोटिक्स। सर एंटीबायोटिक मैंने बहुत अच्छे से याद करा दिया, आई थिंक आप लोगों को सारे 8 के 8 याद हो गए होंगे। सर 2 टाइप बताई थी, बैक्टीरियोसाइडल होंगी या बैक्टीरियोस्टेटिक होंगी। साइडल, सर साइडल वो होते हैं जो परमानेंट किल कर देंगी, और स्टेटिक जो होंगी वो खाली ग्रोथ को रोकेंगी। किसको रोकेंगी, ग्रोथ को रोकेंगी। सर सबसे पहला जो पॉइंट आया साइडल के अंदर, 5 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है। पहले तो सर हमें नाम ही याद नहीं होते थे, आज तुम कम से कम तुम ये तो कह सकते हो एंटीबायोटिक के सबके नाम याद है ना। वैसे तो तुम्हें ये क्या बोलना चाहिए, हमें पूरा एंटीबायोटिक याद है तुम्हें पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर भी तुम 5 और 3 याद रखो। सबसे पहला पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बाद सिफेलोस्पोरिन है बेटा, साइक्लोस्पोरिन एक एंटी कैंसर ड्रग आएगी, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है, ऐसे गलत मत कर देना। कई बार एग्जाम में गलती करवाता है तुमसे, 2 ड्रग हैं, एक सिफेलोस्पोरिन, मेरे से भी कई बार गलती होती थी, मैं पहले दोनों को ना एक ही क्लासिफिकेशन समझता था, क्योंकि पहले के टाइम पे साइक्लोस्पोरिन एक एज ए एंटीबायोटिक यूज होती थी, बट उसका नेम चेंज कर दिया उसको ना, फिर सिफेलोस्पोरिन में आ गई वो। और साइक्लोस्पोरिन जो है ना वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, कैंसर के अंदर भी यूज़ करते हैं। जिस भी पेशेंट की ग्राफ्टिंग की जाती है उस पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन ड्रग दी जाती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, दोनों मनीषा कभी गलत मत करियो। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट है, लिखवाऊंगा वो आगे टॉपिक्स आएंगे बेटा, नीलम आएगा अलग से टॉपिक है इम्यूनोसप्रेसेंट का, कि कौन सी इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, क्यों इम्यूनोस्टिमुलेंट होती है, वो सारी आएंगी।
वहाँ तुम्हें दोबारा भी बताऊंगा, मैं कुछ बताऊँ था रे। स्पेलोस्पोरिन, थर्ड मैक्रोलाइड्स, फोर्थ एफक्यूज और फिफ्थ अमाइनोग्लाइकोसाइड। 3 में मैंने बताई थी सबसे पहली सल्फोनमाइड, सेकंड और थर्ड क्लोरमफेनिकोल। इसके बाद सर हमने एक एक को पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? सबसे फर्स्ट थी सर अलेक्जेंडर ने दी थी, सर हाइपर सेंसिटिव करती थी, इसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करते थे? कोई भी AST करते थे सर। पेनिसिलिन का फिर दूसरा नाम आ गया जिसका बोला बेंजा थी। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी थी? सिफिलिस की, RHD की। तुम्हारा आंसर सुनना चाह रहा हूँ मैं, मेरे को तो याद रटे पड़े हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसके बाद दूसरी जो क्लासिफिकेशन आई वो मेथिसिलिन थी। वो उसमें क्या क्वेश्चन बताया था? एक ही बताया था, MRSA बताया था। फिर उसके बाद एक ड्रग बताई थी लिनिड में लिनोजोलिड, फोटो सेंसिटिव ड्रग थी। इसको कभी भी सनलाइट के अंदर रखते नहीं, और जब भी देते हैं इसको कवर करके देते हैं। क्या करके देते हैं बुन्ना? कवर करके देते हैं। पेनिसिलिन के बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा कौन सा था बेटा? सिफेलोस्पोरिन में एक ही सबसे मेन ड्रग बढ़ाई थी बेटा मैंने, सिफ्ट्रीएक्सोन। और सिफ्ट्रीएक्सोन में मैंने ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी बेटा किसकी? थायराइड की। थायराइड किसने बोला था? थायराइड बोला था ना किसी ने? फिर क्वेश्चन ना कहते सर आपने गलत सुना है सर, बोला था किसी ने मेरे का, बोला था? अच्छा फिर ठीक है। प्रिया देख ले, आज इसने गोली खाने को इस्तीफाऊंगा आज मैं सारी तेरे नाम की भी, ठीक है। तो टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस है। पहली चीज़ एक बात क्लास में सुन लो, मैं कभी किसी का, मेरे को इंटेंशन नहीं होता मैं किसी को कुछ बोल लूँ, हमेशा ये लगाना कि मैं हमेशा मजाक में क्लास में बोलता हूँ। फिर भी किसी को बुरा लगे तो मेरे को बता देना भाई, मैं उसका नाम लेना छोड़ दूँगा। मैं प्रिया का कभी नाम नहीं लूँगा क्लास में, ठीक है। यार मजाक में कही दिया भी बुरावान की ठीक है, अच्छा ठीक है। पददंड मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। तुम मानोगे नहीं, मैंने एक लड़के पे पूरी OBG पढ़ा दी थी, बेचारे ने आगा तेनू करवा दिया करता उसका, मैं यो नू है, यो नू बच्चा इसका नू है यो, क्योंकि भाई लड़की को बुलाना है और एक एज ए मेल टीचर होते हुए OBG पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उस बेचारे पे एक लड़का था जो स्टूडेंट, उसे पूरी OBG पढ़ा दी थी। वो बेचारा इतना शर्माया करता, अगले दिन फिर 2-3 दिन बाद बेचारा बुलाया मैंने जोकर भाई, क्योंकि लगभग OBG ना जितना एक समझा सकते हैं पेशेंट पे बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है कि कौन सा लियोपोल्ड मैन्योर कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है। मैं अपने पे करूँगा तो समझाऊँगा क्या, दूसरे पे होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो उस पर समझा दी थी मैंने पूरी OBG। पहले 2 दिन तो बेचारा बोला सर मैं ना आऊँ, फिर तीसरे चौथे दिन अपने आप उसने मेरा, मैं जितना मैं खुद करूँगा मेरा ऑटोमेटिक समझ में होगा। अगले में आ जाएगा, बोला आऊँगा सर, अभी आया 2 मिनट में, सारी OBG उसके ऊपर पढ़ाई थी, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं हाँ एक आधी बार लगा, अब भी लगाता हूँ बट अब नहीं लगाता। क्या हुआ? क्लास देखी थी तूने, ठीक है, समझ में आया था कुछ? वो नहीं है बेटा उसमें, वो हट रखी है उसमें, छोटा ही टॉपिक, एंटीबायोटिक टॉपिक मिला मेरे को उसमें। अच्छा ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। अगला टॉपिक हमने पढ़ा था मैक्रोलाइड्स, तू तो बुरा नहीं मान गया है, फिर ठीक है। मैक्रोलाइड मैंने बताया था 3 ड्रग बनाना आपको सबसे मेन पढ़ाई थी, माइसिन वाली, वैंकोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, 3 पढ़ाई थी। वैंकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस किसकी थी? वैंकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस किसकी थी? किसी भी, वेरी गुड सुष्मिता, किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी होना उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? वैंको। इरिथ्रोमाइसिन किसकी थी? वुपिंग कफ, कुत्ता खांसी की थी, ठीक है, जिसका दूसरा पॉजिटिव एजेंट क्या था? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस था। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी? एजिथ्रो हमने कहाँ पे देखी थी? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, किसके लिए था?
क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ट्रैकोमा के लिए यूज़ की जाती थी। और मैंने तुम्हें बताया था प्रेगनेंसी में अगर किसी मदर को क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है तो उसके बच्चे को सबसे पहले पैदा होते किसके पास भेजना है, आँखों वाले डॉक्टर के पास भेजना है। क्यों भेजना है, क्योंकि उस बच्चे को आँखों का क्लेमाइडियल ट्रैकोमेटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, याद रखोगे। उसके बाद हमने FQ पढ़ा था, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है। उसके ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ाई थी UTI की। अगली जो थी वो हमारी सबसे मेन थी अमाइनोग्लाइकोसाइड में बहुत सारी ड्रग्स हमने पढ़ी थी, इसमें स्ट्रेप्टो अमाइकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन। तो सोफ्रामाइसिन स्किन पे लगाते हैं, टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप पर होती है, बाकी हम स्ट्रेप्टोमाइसिन IM देते हैं, जेंटामाइसिन और अमीकासिन IV देते हैं। ये सारे पॉइंट्स भी बताए थे मैंने कौन सा क्या, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है ना माइनोग्लाइको यही आता है, रूट से आता है इनके। मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन देखे स्ट्रेप्टोमाइसिन के, या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट पूछा गया है, कौन सी नर्व इफेक्ट करा गया है, 8वीं ने कराया गया जाकर बच्चे ना बहरा पैदा कर देगी, इसलिए एक टेराटोजेनिक ड्रग है, प्रेग्नेंट को कभी भी देते नहीं है। देख पढ़ी थी ना टेराटो में, सबसे पहली यही पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि सर जैसे अमीकासिन, जेंटामाइसिन कैसे देते हैं, IV देते हैं दोनों को, और IV देते हैं तो सिंपल सी बात है, इसको अपन इसका एडवर्स इफेक्ट बताया था तुम लोगों को, साइड इफेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी सबसे मेन करती है, बाकी मैंने तुम्हें बताई दी कौन सी कैसे कैसे काम करती है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने देखी थी बैक्टीरिया, कौन सी देखी थी बेटा, सारी स्टेटिक वाली 3 ने पढ़ाई थी। सल्फोनमाइड, सल्फोनमाइड की सबसे पहली जो ड्रग थी सिल्वर सल्फा सैला, 3 पार्ट्स में तोड़ लो, सिल्वर सल्फा सैला और जीन, पूरा नाम बोल दो सिल्वर सल्फा सैला जीन। और इसको किस नाम से जानते हैं, सिल्वरेक्स के नाम से इसको जानते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा किसके अंदर, बर्न के अंदर। अच्छा तुमसे क्वेश्चन पूछ ले एक और, वैसे जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है ये, वैसे लिखने का नहीं है, कि सिल्वर जो सिल्वरेक्स लगाई जाती है वो कौन से डिग्री बर्न में लगाई जाती है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? हाँ है, फोर्थ में लगाते होंगे, थर्ड में। सिल्वरेक्स जो होती है मोस्टली अप्लाई इन द फर्स्ट डिग्री बर्न में, क्योंकि फर्स्ट डिग्री में सिर्फ ऊपर रेडनेस होती है, कोई भी ब्लिस्टर नहीं बनता। बैंडेज ही लगाते हैं बिल्कुल। सिल्वर ये बस वैसे हाँ, ये जस्ट एक नाम अगर तुमसे पूछ लिया जाए, वैसे नॉर्मल है, बात समझने की थी ये। अरे सिंपल सी बात थी, सिल्वरेक्स कभी भी ओपन वुंड पे तो लगाते ही नहीं। जो हमारा नॉर्मल, जो हमारा रेडनेस, पहले वाले में क्या हो रखी थी, रेडनेस हो रखी थी और पेन सेंसेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नर्व इफेक्ट हुई है, नर्व सीधा कलेक्ट कर रही है मैसेज को, बहुत सेंसिटिव होते हैं उस टाइम पे। और उसके टाइम पे लगाए थे, मेरा पूरा फेस जल गया था, मेरा पूरा फेस जल गया था। ये 4th ईयर की बात थी, उसमें रहते थे, हॉस्टल में रहते, हॉस्टल में क्या थे, 3rd ईयर तक हॉस्टल में रहे, फिर 4th ईयर में हमें भी हवा लग गई, बोला बाहर रूम पे रहेंगे, सारे उल्टे काम तो रूम पे ही होते थे, हॉस्टल में तो कोई करने नहीं देता था। 4th ईयर में रूम पे हॉस्टल ले लिया, और रूम ले लिया हमने, हॉस्टल छोड़ गए। और भाई साहब एक रूम पूरा फ्लैट था, जो लगा लो जैसे अपनी बिल्डिंग है ना, नीचे वाला पूरा फ्लैट ले लो, ऐसे था। उसमें 4 कमरे थे, हम कहने को तो वहाँ पे 6 ने ले रखा था, बट उसमें ये नहीं पता 16 रहते थे 20 रहते थे, सारे वहीं में दोस्त जितने यार प्यारे सब वहीं आते थे। एक दिन ऐसे शाम को बैठे थे, वो बोले पेपर था उस दिन 4th ईयर का, 4th ईयर का कौन सा 3rd पेपर था, साइकेट्री का पता नहीं कौन सा था, साइकेट्री का नहीं सॉरी, हमारे 3rd ईयर में वो होती थी ना, रे मैनेजमेंट नहीं, रिसर्च का पेपर था कुछ। तुम्हारे 3rd ईयर में थे, हमारे वहाँ पे 4th ईयर में थी बेटा रिसर्च, यहाँ पे 3rd ईयर में है, हमारे वहाँ पे 4th ईयर में थी रिसर्च। नहीं यहाँ पे बेटा 3rd ईयर में है, हाँ BSc में 3rd ईयर में है, यहाँ पे 3rd ईयर में बेटा सब में, वहाँ पे 4th ईयर में थी। तो शाम को ऐसे ही बोले कि चलो भाई खाना बनाते, खाना खुद बनाते थे हम,
तो दाल बना रखी थी और वो ना कुकर ऐसा हो रखा बिल्कुल, मतलब फिट हो गया पूरा, बंद था वो। एक जना वो दिल्ली वाला बोला रुक जा मैं खोल दूँगा, ओ भाई साहब लाग रहा है सोटे गला उसने ठक 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 ऊपर कर, मैं तू हट मैं खोल दूँगा तेरे बस की कोना। मैंने वो खोल के सीटी साइड में, मेरे को ये पता था कुकर फटता है और सुन रखी थी, और सीटी निकाल के साइड मारा खींच के, सारी दाल मुँह में, और मेरा ये सारा पेस्ट ये पूरी गर्म थी, वो कड़ियों तक भी जा जाके वो लगी हुई थी, मतलब लेंटर तक भी दाल इतनी ऊपर गई थी वो। अल्लाह भाई हो गया नाश। मेरे को और कोई टेंशन नहीं थी, फेस की बहुत टेंशन थी, मैं सुंदरता खराब हो गया तो मेरे माइंड में यूँ था कि प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। तो हुआ क्या, वहाँ से उसको हमारा हॉस्पिटल की ट्रेनिंग हम लेते ही थे, जहाँ पे हमारा कोई पेरेंटल हॉस्पिटल था, हमारे घर हॉस्टल के यूँ लगा लो रूम के 2 किलोमीटर के दूरी था हमारा, बहुत बड़े मतलब खुद के 7-8 हॉस्पिटल थे जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती थी। इसलिए मेरा प्रैक्टिकल भी उतना ही अच्छा है जितना मैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से हमें मतलब सारी चीज़ें सीख लिए थे हम, जितनी होती हैं ICUs की वैसे, मतलब सारी चीज़ें हमारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा था। 4 महीने अगर क्लासेस चलती थी 4 महीने हमारा प्रैक्टिकल चलता था, ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी हमें एक्स्ट्रा। तो वहाँ चले गया और लेके वो सारे दोस्त, पहले तो उसी टाइम थोड़ा ठंडा पानी लेके आए थे, साइड में वाटर कूलर था, बस वो सुपरफिशियली बर्न हुआ था मेरे को, वो पूरा फेस से वो पूरा धोया आज काफ़ी देर तक। उस दूसरे दोस्त के वो बच गया, वो मेरे पीछे था खड़ा था, क्योंकि मैं उसने कहते मैं साइड हो जाऊँ, वो साइड में खड़ा हुआ देखा था, मारा वो तो एकदम यूँ घूमा, उसको तो यहाँ लग गया, मेरा ये सारा यो सारा हाथ इतना बर्न हो गया था मेरे को। फिर उसके बाद अगले दिन पेपर लेके हॉस्पिटल में वो भागे मेरे को, फिर वहाँ पे मेरे को पूरे पे सुपरफिशियली बर्न पे क्यों याद रहती हैं चीज़ें जो खुद के साथ होते हैं वो ज़्यादा याद है। फिर सिल्वरेक्स मंगाई थी स्पेशली, ठीक है, और जो डॉक्टर था वो बल्कि आप बहुत अच्छा था, अपना मेरा नोनी था, बोला दीपक क्या हो गया, मैं सर नून का काम करा दे, और वो लग गया, वो फटाफट उसने इमरजेंसी से मंगवा के सिल्वरेक्स वगैरह सारे फेस पे माइनर रोटी में डाल के सारे के लगाई। तो इसलिए कभी भी जब ब्लिस्टर बन जाते हैं उस केस में अगर ब्लिस्टर फट जाए तो सिल्वरेक्स लगा दो, अगर ब्लिस्टर नहीं फटा है ना तब तक उसके ऊपर सिल्वरेक्स नहीं लगाते, वो रप्चर होने के चांस, क्योंकि ब्लिस्टर फटेगा ना तो इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। क्योंकि क्या होता है बेटा, ध्यान से समझ लो, ये प्रैक्टिकल्स की बातें हैं। हमने देखा था कितने डिग्री बर्न होते हैं, 4 डिग्री बर्न होते हैं, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री। सिर्फ फर्स्ट डिग्री बर्न में ना क्या होता है, जैसे हमारी ये स्किन है, इसमें सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर होगी ना एपिडर्मल, उसके ऊपर रेडनेस आ जाएगी इतने पार्ट पे, बट ब्लिस्टर बनेगा नहीं, ब्लिस्टर इसमें बनेगा नहीं। सेकंड वाले में क्या होगा, रेडनेस तो होगी साथ में क्या बन जाएंगे, ऐसे ब्लिस्टर बन जाएंगे। जैसे तो हमने किसी के ताता साइलेंसर लग गया, किसी के पैर गए का दिवे लग गया है, अल्लाह के पास देखे वो फूला होगा का तीनों है, वो फूला होगा है ना, तो वही चीज़ वो एक्चुअल में वो इतना गर्म होता है, वो सेकंड डिग्री बर्न में काउंट होता है वो। क्योंकि उस केस में अगर थोड़ा सा लगा है ना तो ठीक है, अगर थोड़ा भी देर कॉन्टैक्ट में रह गया वैसे तो लगते ही पता चल जाता हाँ लग गया, बट वो इतना गर्म होता है उस टाइम पे, वो साइलेंसर ब्लिस्टर पक्का आते हैं उस केस में, पक्का आते हैं। और ब्लिस्टर अगर आपने सिल्वरेक्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी होती, क्योंकि आप अगर इसके ऊपर सिल्वरेक्स लगाओगे तो वो ब्लिस्टर फट जाएगा, और ब्लिस्टर फटने के बाद ना यहाँ पे, अभी तो आपने सिल्वरेक्स लगा रखी थी, बाद में उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए बर्न के केस में सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है, मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट विद इन्फेक्शन, सबसे मेन प्रायोरिटी होती है बर्न के केस में सबसे ज़्यादा। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं, तो मैंने स्किन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता, स्किन इज द फर्स्ट बैरियर होता है हमारा, स्किन हमारा इज द फर्स्ट बैरियर। क्यों, कोई भी इन्फेक्शन जब ऊपर से आता है तो सीधा पहले स्किन से टकराता है, वो किससे टकराएगा, स्किन से, क्योंकि स्किन सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं है क्या इन्फेक्शन, यहाँ पे क्या पता कितने सारे हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में कौन है, अपने अंदर वाली म्यूकोसा लेयर नहीं है, ये तो बंद है सारी, ठीक है। तो स्किन के ऊपर लाइसोजाइमल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्किन के ऊपर लाइसोजाइमल एक्टिविटीज़ होते हैं, स्किन के अंदर बहुत सारे, तुमने पता नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़ा, 4 टाइप के सेल्स होते हैं स्किन के अंदर, लैंगरहैंस सेल्स पढ़े हैं, मर्कल सेल्स, ठीक है, ये सारे सेल्स होते हैं जो कि एक लाइसोजाइम्स का काम करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा ऐसा बैरियर है जो हमारे माइक्रोब से बचाता है, तो सबसे पहला बैरियर हमारा स्किन है,
अगर आपकी पहले वाले में स्किन रप्चर नहीं हुई थी, खाली एपिडर्मिस हल्की सी अफेक्ट हुई थी, सेकंड वाले में एपिडर्मिस अफेक्ट भी हुई है, प्लस साथ में क्या भी बने हैं, ब्लिस्टर भी बने हैं। तो ब्लिस्टर फट गया तो सीधा डायरेक्ट किसके कंट्रोल उसमें आ गया, इन्फेक्शन के उसमें आ गया समझ में। तो मोस्टली जो अपन टॉपिकली जो लगाते हैं ना, वो अपन किस में रब करते हैं, फर्स्ट डिग्री में। सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न में इनके लिए पाउडर आता है, फिर पाउडर छिड़कते हैं उसके ऊपर, कभी रब नहीं करते, ध्यान देना कभी भी। तो भूल करके भी आंसर मत लगा देना थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्री में उसके मसल में रब करोगे, राजा रगड़े लाऊंगा ऑर्डर मंजू रगड़े मना ला दिया उसके, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको रब करोगे वो जो स्किन होगी वो स्लफ्ड ऑफ हो जाएगी, और वो स्किन उतरते ही फिर इन्फेक्शन के चांसेस में आ जाएगी। हनी वगैरह बेटा ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं। आयुर्वेद बेटा वही है, वो अलग अलग चीज़ है। हनी तो बेटा वैसे इन्फेक्शन कोज करवाएगा, नहीं तो क्यों लगाएंगे। हनी में तो यार, हनी तो मैं मान ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि हम कम से कम उस पेशेंट को ना कम से कम शुगर डाइट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओपन वुंड पे जितना शुगर ज़्यादा होगा उतना इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रो करेगा। एक ये सिंपल सा लॉजिक होता है, जहाँ जहाँ पे भी आपकी बॉडी में शुगर की बात होगी ना, वहाँ तो इन्फेक्शन पक्का होएगा ही होएगा। क्यों डायबिटिक वाला, गैंग्रीन वाला एग्जाम्पल, क्यों गैंग्रीन वाला कभी वुंड हील नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता, वहाँ पे शुगर इतना इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखोगे। ये इतनी बातें हमने सारी किसकी पढ़ी थी, एंटीबायोटिक्स की पढ़ी थी। रीनल कैल्कुलाई मेरे को दिखा दियो बेटा, हो गया होगा कोई साइड इफेक्ट में, यूरिक एसिड के लेवल को पढ़ाया होगा या तो उसने। ठीक है, दो चीज समझ प्रिया, बढ़िया क्वेश्चन है। सुन, मैं वैसे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तेरे को ये पॉइंट, सुन ले। थेरेपेटिक इफेक्ट पढ़ाया था मैंने, वही थेरेपेटिक एक्शन होता है, थेरेपेटिक डोज होती है। ध्यान से समझियो, ये हमारी प्रिया है भाई, छोटी सी बच्ची सी नन्ही सी, ये प्रिया है, छोटी डोल। डोज का मतलब होता है प्रिया जो तेरे इंजेक्शन में है। तूने देखा होगा, मान ले एक पेंटोप इंजेक्शन लेके चलते हैं, कौन सा, एक नॉर्मल सा इंजेक्शन लेके चलते हैं, एक पेंटोप इंजेक्शन। पेंटोप इंजेक्शन हमें पता होता है कि 5 ml के अंदर कितनी ड्रग है, वो 40 mg होती है, यही होती है। 5 ml का इंजेक्शन होता है, एम्प्यूल होता है, एम्प्यूल नहीं सॉरी वायल होती है, वायल एम्प्यूल अलग अलग होते हैं। एम्प्यूल जिसके वजह से चोच होती है वो एम्प्यूल होता है, और जो ये होते हैं ये वायल्स होती हैं, ये भी पता होनी चाहिए आपको। 5 ml में कितना है मुन्ना, ये तो तेरे इसकी वायल की डोज कहलाती है। ठीक है, थेरापिटिक, तू छट्टी नन्नी मुन्नी है तो क्या तेरे को मैं पूरी 40 mg ड्रग दूंगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई प्रिया को ना सिर्फ कितनी डोज देनी है, 20 mg डोज देनी है। तो जो डोज तेरे लिए अच्छी है, थेरेपेटिक का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो तेरे भले के लिए किया गया, ऐसा एक्शन जो तेरा इफेक्ट अच्छा लाए। तेरे को 40 दे दूंगा तो क्या साइड इफेक्ट आने के चांसेस नहीं हो जाएंगे, डोज नहीं बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है बच्चा है, बॉडी टॉलरेंस नहीं कर पाई, झेल नहीं पाएगी वो। इन एंटीबायोटिक से मान के चल लेता हूँ, अमीकासिन मान लो इसको 250 mg लगाना था, ठीक है, 500 mg का होता है और लगाना कितना था, 250। तो 250 जो हुई ना बेटा वह तेरी थेरेपेटिक डोज हुई, जो टोटल थी वह तेरी 500 थी, वह तेरी वायल की डोज थी। आगे समझ में प्रिया के थेरेपेटिक और के डोज हुआ है। उसके बाद बेटा हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, टीरेटोजेनिक पढ़े थे। मैंने पूरे 10 टीरेटोजाल लिखवाए थे आप लोगों को। तो 10 के अंदर सबसे पहला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो के नाम बोलते चले जाओ, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, लिथियम, फिनाइटोइन, विटामिन ए, फोलिक एसिड,
सोडियम वेलप्रोएट, Na वेलप्रोएट नहीं होता, सोडियम वेलप्रोएट, Na वेलप्रोएट हो गया बेटा। थैलिडोमाइड, वारफेरिन रह गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी करती है, टेट्रासाइक्लिन बच्चे के बोन्स और के कार्टिलेज वगैरह पे, क्लोरम ग्रे बेबी सिंड्रोम, लिथियम मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी वो पूरी, एक तो LITHIUM एंटीमेनिया ड्रग करवाई थी, नॉर्मल लेवल भी बता दिया था, और लिथियम एब्स्टेन एनोमली कोज करती है। फिनाइटोइन क्या बताया था, और सेकंड मेन चीज क्या बताई थी, गम्स की हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशियाज करती है, गम्स पे, टीथ पे, बोन पे। और विटामिन ए कैंसर करवाती है, किसका, कोरियन कार्सिनोमा, प्लेसेंटा का कैंसर, फोलिक एसिड इससे भी एंटीडी, थैलिडोमाइड, फोकोमेलिया, फोकोमेलिया का मतलब होता है छोटे छोटे, फोटो देखा तुमने फोकोमेलिया का, छोटा बच्चा, वो देखा, छोटा बच्चा कह रहा हूँ, फोटो देखा है, तुम देखते क्यों नहीं है भाई, तुम देखते क्यों नहीं हो ऐसे फोटो, फोकोमेलिया, आज जाके देख के आना। फैकोमेलिया के बोल दे, फोकोमेलिया मिलने कोई दिक्कत वो नहीं, कोई दिक्कत ना। देखो ऐसा होता है फोकोमेलिया, फैकोमेलिया वाला बच्चा यो आगे कति सेम, हम फोटो देखोगे ना थारे सब तक पहला फोटो गूगल पापा यो देगा, खोल के देख लियो तुम। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ी थी भाई, एंटीमैनिक लिथियम मैंने बता दिया आप लोगों को, लिथियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जॉन केड नाम का बंदा था, 1949 में इसको डिस्कवर कर दिया था। LI इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस, T टिरेटो है, माँ को नहीं देनी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट और एब्स्टेन एनोमली। अगला पॉइंट बोल बेटा प्रिया। ACE इनहिबिटर, ACE में मैंने आप लोगों को सबसे मेन क्या बताया था, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और ये बताए थे, और इसमें सबसे मैंने C से क्या बताया था, ड्राई कफ कोज करता है। अगला बोलो, AC एंटी इन्फ्लुएंजल, ऐसी एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग्स जो इन्फ्लुएंजा, H1N1 वायरस, H5N1, H1N1 वायरस कौन था डेंग, कौन सा था, स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू, दोनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस दी गई ओसल्टामाविर और एमेंटाडीन दी गई थी। आगे एंडोक्राइन सिस्टम, शायद तुम्हें सारी पढ़ा दी थी, ग्रोथ हार्मोन के कम होने पे कौन सी, ज़्यादा होने पे कौन सी, थायराइड, T3 के बढ़ने पर कौन सी, T4 के, T3 के कम होने पर कौन सी, पैराथायरॉयड ज़्यादा हो गया तो कौन सी, साइन सिम्टम सारे करा दिए थे। एल्डोस्टेरोन के कम होने पर कौन सी, फ्लूडोरोकोर्टिसोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड के कम होने पर बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन और प्रेडनिसोलोन। जब ये ज़्यादा हो जाएंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस मिटोटेन। फिर उसके बाद क्या कराया था, उसके बाद भी तो बताया था एंड्रोजन, एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन दिया था, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो एस्ट्राडियोल दिया था, अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएंगे तो लिवोनोजेस्ट्रोल दी थी। और उसके बाद मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस एक बताई थी बेटा, ओव्यूलेशन की, ओव्यूलेशन की ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना, तुम्हारे PR यादव की बुक में क्वेश्चन भी है, क्लोमीफेन सीट्रेट, कौन सी ड्रग रे, क्लोमीफेन। उसके बाद मैंने स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी क्या ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी, सिल्डेना। आई थिंक यहाँ तक आपको किसी भी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए, समझ में आया। सिर्फ यूं लगा लो 30 मिनट लगे हैं पूरा रिवाइज करने में, जिसमें से मैंने आधा पॉइंट तो मैंने कुछ और पॉइंट समझाने में ले लिए तुम्हारे। तो तुम्हें मैं ये बोलता हूँ, अगर हर एक टॉपिक को तुम जितना पढ़ाया जाता है उसको 30-30 मिनट भी दे दो ना, मार नहीं खाओगे पक्का। मैं अकेला ये नहीं कह रहा, नर्सिंग को, बाकी पार्ट्स को भी, तुम्हें इंग्लिश कराई जाती है उसको भी जाके पढ़ो, वो भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी पढ़ाई जाती है तो उसको भी इंपॉर्टेंट है, मैथ पढ़ाया जाता तो उसको भी दो। मैं हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम देके चलता था। जब पढ़ने बैठता था ना, मैं बोर हो जाता था, जैसे पहले मैं नर्सिंग उठा के बैठता था मैं 9 से लेके 12 बजे तक, फिर बोर हो जाता, फिर उठता, खाना पीना कुछ खा लेता, फिर पी पा के अपना फिर बैठ जाता। पी पा के का मतलब पानी वगैरह पी के, जैसे रात में पी के, प्रिया का दिमाग उड़े चल रहा था, पी पा के सर, ठीक है।
फिर थोड़ी देर जैसे मैथ पढ़ना, साढ़े एक डेढ़ घंटा मैथ पढ़ लेता, कोई सा भी, कभी प्रॉफिट लॉस निकाल लेता, कभी एवरेज निकाल लेता, कभी कुछ निकाल लेता, फिर उसके बाद रीजनिंग उठा लेता। ऐसे पढ़ते रहोगे। फिर शाम को जैसे नींद ही आने स्टार्ट होती, फिर मैं हिस्ट्री पढ़ता था। हिस्ट्री पढ़ने में मेरे को बहुत बड़ा मजा आता। कौन सा योद्धा कड़ा आया, कौन सा योद्धा कदा आया, ठीक है, कौन सा खिलजी आया, कौन सा वंश कौन सा आया। और 3-4 तो मैं इनकी ना फिर मूवीज़ भी आई हुई है। मोहनजोदड़ो मूवी है, ठीक है, उससे पढ़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं हर एक पेपर में, ठीक है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अपने जीके के, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ना उनको वीडियो से रिलेट कर करके पढ़ता था मैं। पानीपत के युद्ध, पानीपत की मूवी भी आई थी युद्ध वाली, उसमें कौन सा था एक्टर मेरे को ध्यान नहीं, ठीक है, वो थी एक खिलजी वाली, वो कौन सी थी, पद्मावती, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऐसी मूवीज देखी जिससे ऑटोमेटिकली लिंक होता चला गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं आपको। अरे बाद में देखी होगी जो, क्यों पद्मावती कब आई है, 2017-18 में आई होगी, 19 में आई होगी। अरे मतलब देखी, उसको रिलेट किया। अभी मैं पढ़ता ही हूँ, अब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो अभी पढ़ता रहता हूँ। हर एक चीज़ से को रिलेट करना सीखो, जितना करोगे उतना बहुत अच्छा है। हेडिंग डाल दो बेटा, एंडोक्राइन फिनिश हो गया, बिल्कुल नए पेज से हेडिंग डाल दो, ड्रग्स ऑफ जीआई, ड्रग्स ऑफ जीआई सिस्टम। ड्रग्स ऑफ, पहले समझना इसको ना, जितना समझोगे उतना तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। अपन क्या करते हैं, पेपर में कोई भी ड्रग पूछता है ना, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पूछे, पीपीआई इनहिबिटर ड्रग, सब में आंसर आवा ब्रैकेट ठोका है एंटासिड जी। एंटासिड अलग चीज होती है। हमारे जीआई को, पहले जीआई को पढ़ने के पहले आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। 3 बातें क्या पता होनी चाहिए? जीआई के अंदर सबसे जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारा कौन रोल प्ले करता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक, पढ़ चुके हो क्या गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है? कहाँ तक पहुँचे अभी जीआई में? माउथ कैविटी हुई है, टीथ वगैरह हुए हैं, या वो भी नहीं हुए? एक ही दिन की क्लास हुई है। जीआई सिस्टम के अंदर सबसे मेन चीज़ आती है पहला गैस्ट्रिक जूस। 4-5 जूस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, जब भी टीचर पढ़ाए उनको जब ना दिमाग खा लेना टीचर का, जब तक ना पढ़ाए वो। गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये चारों जूस ना बहुत ध्यान से पढ़ना। टीचर को बोल बोल के पढ़ाना, सर ये ध्यान से पढ़ाओ, तुम्हें बोल रहा हूँ मैं। अगर करा रखे तो करवा रखे हैं तो फिर ये मना क्यों कर रहे हो तुम? 5 जूस लिखवा रखे हैं, मतलब वैसे थोड़ा पहले वो मोटा मोटा बता रखा है। ये 4 जूस तो ऐसे हैं जो पूरे जीआई सिस्टम को घुमाते हैं। सबसे मेन रोल प्ले करता है अपना गैस्ट्रिक, क्योंकि अगर जब तक गैस्ट्रिक जूस नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें फार्मा नहीं समझ में आने वाली। मैं इसलिए गैस्ट्रिक जूस पे मेन फोकस कर रहा हूँ। भाई गैस्ट्रिक जूस हमारा कौन बनाता है? हमारा स्टमक बनाता है। कौन बनाता है रे? गैस्ट्रिक जूस हमारा कौन बनाता है? स्टमक बनाता है। और गैस्ट्रिक जूस जब स्टमक बनाता है तो उसके अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। गैस्ट्रिक जूस को बनाने वाले लगभग 3 सेल्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। कौन कौन से होते हैं पता है क्या? पता है किसी को? पहले तो मैं 2 ही के बारे में बात करता हूँ। एक होते हैं बेटा चीफ सेल, पढ़े हैं? एक होते हैं बेटा पेराइटल सेल, पढ़े होंगे? और तीसरे होते हैं बेटा म्यूकोसा सेल। ये 3 सेल्स होते हैं। सबसे पेपर में आया क्वेश्चन कि स्टमक का कौन सा सेल नहीं होता? 3 ही होते हैं, चीफ, पेराइटल और म्यूकोसल। ठीक है, चीफ, पेराइटल और एग्जामिनर ने हद कर दी, बोला पेराइटल सेल का दूसरा नाम बताओ। आया है पेपर में, बिल्कुल आया हुआ है। पेराइटल सेल का दूसरा नाम
पता है क्या किसी को? ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सजेंटिक। ओजेंटिक बोल लो, ओजेंटिक भी याद रख लो, बट इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक, ऑक्जिन, ऑक्जिन बोल लो और टिक बोल लो, पहले बोलना भी तो आना चाहिए तुम लोगों को। ऑक्जिन टिक। क्या बोलोगे? किसका दूसरा नाम याद रखोगे? जो हमारे चीफ सेल होते हैं ये एक्चुअल में निर्माण करते हैं किसका? इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिनोजन हार्मोन बनाता है एक टाइप से, ठीक है, वो हमारा फिर पेप्सिन को कन्वर्ट करने का काम करता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और पेप्सिनोजन कन्वर्ट कर देता है किसको? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म होती है, जो कि आगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। ऑक्जेंटिक सेल दो चीज़ों का निर्माण करता है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें फार्मा नहीं समझ में आने वाली। यहीं से हमारा एक सबसे बड़ी चीज़ निकलती है जिसको बोलते हैं, और पैराइटल सेल दूसरा काम और करता है जिसको बोलते हैं आईएफ। व्हाट इज आईएफ? पढ़ा हो तो तुमने, इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर दो विटामिन बनाते हैं, विटामिन B9 और विटामिन B12। कौन रे? और तुम्हें एक हकीकत और बता दूं, ये दोनों ही तुम्हारा एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के फॉर्मेशन में काम करते हैं, क्योंकि 5 दिन में इमेच्योर आरबीसी बन के तैयार हो जाते हैं जिसका नाम होता है रेटिकुलोसाइट। और 2 दिन के अंदर, जब ये 2 दिन, 5 दिन तो बन गए रेटिकुलोसाइट, बट 5 दिन में मैच्योर आरबीसी नहीं बनी। अब वो 2 दिन तक क्या करती है? इस बॉडी में घूमती है। रेटिकुलोसाइट किस में घूमते हैं? 2 दिन। और वो जब वो बॉडी में घूमते हैं ना, किन के साथ जुड़ती है? इनके साथ जुड़ती है। और जब इनके साथ जुड़ जाती है ना तो वो मैच्योर आरबीसी बन जाती है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम एक दूसरे से लिंक है। देखो ब्लड कहाँ से लिंक है, हर एक चीज़ का कंसेप्ट है, हर एक चीज़ का कंसेप्ट है। ये समझ में आया? जीआई के अंदर सबसे मेन चीज़, सबसे पहला कितने सेल? नाम बोलो। पैराइटल का नाम बोलो। ऑक्जेंटिक क्या बनाता है? आईएफ इंट्रिंसिक फैक्टर। आईएफ कौन कौन से होते हैं? इतना समझ में आया? आगे चलूं? वेरी गुड। सबसे पहले बात आई किसकी? HCl की। HCl की फुल फॉर्म? इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl our pH of stomach is 3.5 to 4.2। जो हमारी pH होती है किसकी? स्टमक की, इस HCl के कारण बहुत हाई एसिडिक होती है। कैसी होती है हमारी? क्योंकि HCl देखो हाइड्रोक्लोरिक, तो कैसा नेचर का होगा हमारा स्टमक का? लिखवाया था स्टमक का नेचर एसिडिक नेचर, ड्रग्स में भी पढ़ाया था ना एब्जॉर्प्शन में। कितनी होती है एसिडिक? 3.5 से लेके 4.5 के आसपास तक होती है नॉर्मल। अगर तुम्हारे पेट का एसिड तुम्हारे हाथ पे निकाल के रख दूं ना, जल जाएगा हाथ। सर ऐसा होते हुए हमारा पेट क्यों नहीं जलता? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए साथ साथ म्यूकोसल सेल म्यूकोसा बनाती रहती हैं, और म्यूकोसा उस एसिडिक वाले को क्या करके रखती है? बैलेंस करके। जैसे ही पैराइटल सेल बढ़ना स्टार्ट होगा, म्यूकोसल सेल भी अपना फंक्शन क्या कर देता है? बोला भाई कोना बढ़ने दूं। अगर HCl तू बढ़ता चलेगा तो एसिडिटी नहीं हो जाएगी क्या? एसिडिटी होगा क्या? यही तो है HCl का बढ़ना। पेप्टिकल सेल क्या होते हैं? म्यूकोसल सेल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, क्योंकि म्यूकोसा डिस्ट्रॉय हो गई, जितना भी HCl बनता जा रहा वो तुम्हारी इंटरनल लेयर्स को क्या करता रहेगा? इरिटेट करता रहेगा और कोज कर देगा ये तत्व है, ये एसिडिटी हो रही है। वो समझ में आया? थोड़ा लिंक बनाओ इनने। आ गया बात। H+Cl किससे मिलके बना रहे?
किससे मिलके बना? H मतलब हाइड्रोजन आयन और Cl मतलब क्लोराइड आयन, दोनों से मिलके हमारा क्या बनता है? HCl बनता है। तो जीआई के अंदर सबसे पहली क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग 3 ही पढ़ते हैं बस अपन जीआई के अंदर। एंटासिड अलग है, ये अलग है, पीपीआई अलग है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आती है उसको बोलते हैं बेटा H2 रिसेप्टर नाम में समझ में आया? HCl किस किस से बन रहा था? H प्लस और ड्रग क्या दे दो? H को ब्लॉक कर दो, क्या खाली ClHCl बना पाएगा? आया समझ में? कुछ अकल में पड़ी कि HCl ये क्यों पढ़ाना जरूरी था? अगर वो नहीं पढ़ाता तो मैं ये ट्रिप समझ में नहीं आता कि H2 रिसेप्टर पढ़ते चले जाओ, H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर, H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर। इनका मतलब होया अगर है, इनका मतलब ये है कि HCl हमारा दो चीज ज्यादा मिलकर बनाया है, H प्लस के कर दो, H ने रोक लो, यो ड्रग के करे H ने रोक के है, के करे H ने रोक रही है और H को रोक रही है, खाली Cl HCl नहीं बना पाएगा। तो एसिडिटी उस पेशेंट को एग्जाम्पल आएंगे क्लासिफिकेशन। H2 ब्लॉकर में सबसे ड्रग इंपॉर्टेंट ड्रग सिमेटिडीन, और सबसे मोस्ट यूज आज के टाइम पे करने वाले H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हॉस्पिटल्स में रेनिटिडीन, जिसे तुम रेंटेक के नाम से बोलते हैं ना। आया समझ में? पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग कब दी जाती है? एसिड बनने से पहले दी जाती हैं। क्या बनने से पहले? एसिड बनने से पहले मतलब बिफोर, पेपर में आया था। बट एंटासिड एसिड बनने के बाद में दी जाती। एंटा एसिड एसिड के अगेंस्ट दी जाने वाली। आया डिफरेंस तब ना समझ में कि एंटासिड के और रेंटेक के सारे, पेंटाप्राजोल भी H2 में एंटासिड में लिखेंगे, रेनिटिडिन भी एंटासिड में लिखेंगे, और ओमीप्राजोल पेंटाप्राजोल ये आ जाएंगे, ये भी उसमें लिखेंगे। गलत है। क्या है? गलत है वो आंसर। यो एक समझ में आई क्लासिफिकेशन? पक्का? सेकंड क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं पीपीआई, क्या बोलते हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। एक्चुअल में ये हाइड्रोजन था और नीचे क्या था? क्लोरीन। ये हाइड्रोजन से जब क्लोरीन बनता है, इनको मैसेज करने वाला हमारा कौन सा पंप होता है? प्रोटोन पंप होता है। ये प्रोटोन पंप एक्टिवेट होगा पहले, और प्रोटोन पंप एक्टिवेट हो गए H2 को बोलेगा जा भाई कंबाइन कर किसके साथ, और कंबाइन करके क्या बन जाएगा? तो क्यों ना प्रोटोन पंप को ही रोक दो, और प्रोटोन पंप को रोक दोगे तो HCl बना। तो आया समझ में? तो इसमें एग्जाम्पल जिनके भी पीछे सबसे मोस्ट कॉमन इंजेक्शन पेंटाप्राजोल देते हैं ना, सबसे ज्यादा पेंटोप के नाम से यही देते हैं। ओमीप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसमोप्राजोल। तो ये सारे कैसे हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। आए तो मैं आज क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं मैं जीआई की, बच्चे सब इनको क्या बोलते हैं? एंटासिड है जी ना। पीपीआई अलग है, रेनिटिडिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर अलग है। थर्ड इन ये दोनों ही ड्रग, जो पहली क्लासिफिकेशन थी और सेकंड क्लासिफिकेशन थी, ये एसिड बनने से
एसिड बनने से होगा, सॉरी, एसिड बनने से पहले दी जाती हैं, एसिड बनने से पहले। क्यों बोलते हैं इनको खाली पेट लेना चाहिए, बोलते हैं ना, क्यों? एक क्वेश्चन अभी सुनना, तुम्हारी बॉडी में एसिड कब बनना स्टार्ट होता है? तुम्हारी बॉडी में एसिड कब बनना स्टार्ट हो जाता है? 4 ऑप्शन देता हूं। जब तुमने पहला निवाला लिया तब, खाना पेट में चला गया तब, या जब तुम्हें सेंसेशन हुई, हाइपोथैलेमस ने जब तुम्हें मैसेज बोला कि भाई भूख लगी है तब, और 4th जब आपका खाना इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है तब एसिड बनता है। तुम्हारे खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले ही एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, याद रखना। जब तुम्हारे माइंड में अड़क बैठे बैठे थारे क्लास में चाल रहा, जो कर 10:15 होने वाले हैं, 10 बजते ही थारे भूख लाग रही है, रोटी खाओगे, एक बार आना टिफिन में किए पाओगा, घर वाले ने किए गाल रखा पाओगे। जिस टाइम हमने नू सोचना स्टार्ट कर दिया, उसी टाइम पे तुम्हारे बॉडी के अंदर एसिड, अब जो तुम्हारी चीफ सेल थी, पैराइटल सेल थी और म्यूकोसल सेल थी, तीनों ने काम करना स्टार्ट, क्योंकि एकदम खाना आते थोड़ी एसिड बनेगा। एसिड तो पहले ही जब तुमने सोचा तभी बॉडी ने बनाना स्टार्ट कि भाई जैसे ही खाना आएगा उसको फटाफट जोड़ कर दूंगी मैं। आया समझ में? ये कुछ ऐसे जस्ट बेसिक्स पॉइंट है जो तुम्हें याद होने चाहिए, ये सुनने के हैं ये सारे पॉइंट्स। तो ये दोनों ड्रग समझ में आई कब दी जाए थे, क्यों बोलते हैं? दोनों भी रेंटेक और पेंटोपिंजेब जो टैबलेट्स होती हैं, बोलते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट लो, अर्ली इन द मॉर्निंग लो, बोलते हैं ना, सुबह सुबह देते हैं। क्यों देते हैं निकम्मो? वो इसलिए देते हैं सुबह 6 बजे, इसलिए देते हैं क्योंकि 6:30 बजे हम उठते हैं, 6 बजे के आसपास उठते हैं, 6:30 पौने 7 बजे का हम चाय या बिस्किट वगैरह खाते हैं। चाय या बिस्किट जैसे ही तुमने सोचा चाय बनाऊंगी, चाय बनाते तुम्हारे माइंड में क्या बनना स्टार्ट हो गया? एसिड। और पहले क्या ले लो, आधे से घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले ही उस पेशेंट को क्या दी जाती है सुबह उठते ही? नहीं देते क्या? बोलते हैं ना पेंटो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, पेशेंट को सबसे पहली टैबलेट यही देते हैं पेशेंट को उठते ही। आया समझ में कुछ? क्यों देते हैं? क्योंकि ये कब दी जाती है? एसिड बनने से। आया? पक्का? भूलोगे तो नहीं? दोनों चीज समझ में आ गई? S2 क्यों दिया, रियो क्यों दिया? वेरी गुड। कौन सी आ गई? 3rd क्लासिफिकेशन। पहली कौन सी पड़ी थी? S2 रिसेप्टर ब्लॉकर। 2nd कौन सी पड़ी? इन दोनों में एसिड अब तक बना नहीं था। 3rd आ गई एंटासिड। इसमें एसिड आई या GI की ड्रग समझ में कैसे पड़ती है? ऐसे पड़ी जाती है। तुमने कभी भी गैस वाली दवाई पी है? जाके उसका ऊपर जो लिखा होता है ना एंटासिड, उसके नीचे उसका साल्ट देखना, वहां पे लिखे मिलेंगे 2 वर्ड तुम्हें स्पेसिफिक लिखे मिलेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पढ़े हैं? बिल्कुल आंसर। जब भी एंटासिड का आंसर आता है तो सबसे मेन जो ड्रग दी जाती हैं, 2 ही ड्रग इसमें सबसे मेन आती हैं। सबसे पहली जो ड्रग आती है वो आती है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हें पढ़ाऊंगा सर ऐसा क्यों हुआ। और सेकंड कौन सी आएगी? एल्यूमिनियम सबसे पहली कौन सी आई? मैग्नीशियम। क्या मैं इसको MgOH लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं।
एक्चुअल अगर फॉर्मूला बोल लूँ तो ये होता है MgOH की ट्वाइस, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी Mg2+ होता है और OH के ऊपर -1 होता है। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं, 2 इसके पास चला जाता है, वो 1 इसके पास चला जाता था, Mg हो गया 1, OH कितने हो गए 2। तो एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है MgOH की ट्वाइस, बट अपन क्या लेके चलते हैं, इसको MgOH बोल के चलते हैं। इतना समझ में आया। ऐसे ही सेकंड कौन सा पढ़ा, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है, Al3 पॉजिटिव होता है, Na1 पॉजिटिव होता है, ऐसे होते हैं ये Na+, Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+, ऐसे लिखे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, AlOH की 3 बनेगा, बट हम क्या मान के चलेंगे, Al। इस कंडीशन में प्रिया एसिड बन चुका है, इस कंडीशन में एसिड, एसिड का मतलब एसिडोसिस। आपने एसिड बेस बैलेंस पढ़ा है सबने, मैंने बताया था कि जिसने भी बताया है H+ आयन किसको डिनोट करता है, H+ आयन किसको डिनोट करेगा, निकम्मो एसिडिटी को, एसिडिक नेचर को नहीं करेगा H+ आयन इधर है। तो जब भी बॉडी में H+ आयन बढ़ेगा, H जितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्लोरीन से बनेगा तो HCl बनेगा, मतलब सिंपल सी बात है, H बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। मेटाबॉलिक ना छोड़ दे, मेटाबॉलिक के नाम का नहीं, बाद में यह याद रखो, जब जब बॉडी में H+ आयन बढ़ेगा हमेशा पेशेंट को एसिडोसिटी मिलेगी उसको, और जब जब बॉडी में OH बढ़ेगा तो एल्कलाइन नेचर होगा। क्या होगा, OH प्लस में, आज तेरा तुम्हारा वो वाला कंसेप्ट जो तुम उस दिन मेरे से बार बार एस्पिरिन के पीछे पड़े रहे थे, वो कंसेप्ट यार क्लियर हो गया, वो आवागई भाग गए एसिडोसिस में। जब जब H+ बढ़ेगा क्या बढ़ेगी, अरे जब जब OH बढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा, हमारे को डिजीज कौन सी हो रखी थी, पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी बढ़ी हुई थी। एसिडिटी बढ़ने का मतलब क्या हो रखा था, H+ आयन। हमेशा याद रखना H+ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द OH आयन। एसिडिटी हो रखी है तो इसका मतलब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद एसिडिटी होगा ना, खाना खाए भी होया करे, खाना खाने के बाद होती है एसिडिटी। जैसे तुमने खाना खाया 1 ही घंटे बाद बोले जी एसिडिटी हो रही है, घना खा लिया, बोलते हैं ना, डॉक्टर क्या बोलेगा, बोला भाई ले या सिरप पी ले, एंटासिड वाली देगा तुम्हें। कौन सी सिरप देगा हमेशा उस कंडीशन में, एंटासिड देगा। एंटासिड क्यों, क्योंकि H+ आयन बढ़ा हुआ है, क्या दे दो उस पेशेंट को, OH, यही तो दिया, देखना क्या दिया उस पेशेंट को तुमने, क्यों पीछे सबके पीछे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लगाया है, सोचा क्यों हाइड्रोक्साइड लिखा होता है मनीषा उसके पीछे, नहीं सोचा। नाम पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब तुम कभी पेपर में यूँ नहीं बोलोगे कि ना H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है, जिनके पीछे टिडीन लगा मिलेगा, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, वो डिपिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाला डिपिन है, ये टिडीन है। डिफरेंस कर लेना, कहते उड़ा टिडीन में ठो गया वो, सर ने टिडीन पढ़ाए थे, वो डिपिन है, वो टिडीन है, डिफरेंस है। रेनिटिडीन वो निफिडिपिन, डिपिन टिडीन, दिन रात का डिफरेंस है, कहते उड़ा दोनों में करे गलती, यहाँ ये ठीक है, गलती होती है बेटा, होती है, मैं पक्का कह रहा हूँ। आई क्लासिफिकेशन समझ में तुम लोगों को। यहां से अगला जो आपसे क्वेश्चन बनेगा, ये आपको लिखवाऊंगा मैं सारे बाद में, 2 से 5 वाली क्लास में लिखवाऊंगा। मेरी क्लास आज 10:15 बजे तक ही, अभी मेरे को जाना है कहीं पे, इसलिए शाम को लूँगा क्लास में 2 से 5, उसमें लिखवाऊंगा ये सारे टॉपिक्स आपको, ठीक है। आज अभी आपको मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई,
सबसे पहला मैंने आपको जीआई की ड्रग्स पढ़ाई, और जीआई की ड्रग को कितनी क्लासिफिकेशन में बांटा मुन्ना? 3 में। सबसे पहली कौन सी? समझ में आया? क्या समझ में आया? कि सर ये ड्रग क्या करती है? H+Cl, H को क्या कर देती हैं? और एग्जाम्पल, इतना ही बोल, एक सिंगल लाइन में कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। पहले समझाया, अब एक सिंगल लाइन में कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड कौन सी थी? वेरी गुड सर, पीपीआई। मैंने बताया सर प्रोटोन पंप हेल्प करता है एच को किससे मिलने में? एच को किससे मिलने में? प्रोटोन पंप एच को सीएल से मिलने में। प्रोटोन पंप को ही रोक दो, एच इसके साथ मिल नहीं पाएगा। और एग्जाम्पल एक ही लिख देता हूं जिसके पीछे जोल जोल आए, पेंटा पराजोल। एक लाइन में कंप्लीट हो गया अपना आंसर। तीसरा, इसमें ऑलरेडी HCl पूरा बन चुका है। HCl के प्रति अपोजिट में क्या दे दो? OH दे दो, जो इसको क्या करेंगे? दोनों को बैलेंस करके रखे। देखो तराजू इक्वल हो जाएंगे। OH दे दिया तो, और OH दे दिया तो इसमें 2 ही एग्जाम्पल याद रखना। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? पक्का जीआई की ड्रग याद हो गया आज तुम्हें? तीनों क्लासिफिकेशन सबसे मेन याद हो गई। यहीं पे जीआई की ड्रग्स खत्म नहीं होती हैं। ये तो सिर्फ अभी एक हमने HCl के बारे में बात की, वो तो बहुत सारी चीजें थी। अब जीआई के अंदर दो चीजें मेन आती हैं जिसकी हमें ड्रग पढ़नी होती हैं। आती है ना? एक वर्ड ध्यान रखना है, मैं लिखवाते समय मेरे को जरूर याद दिलवाना। MgOH की साइड इफेक्ट डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन, तुम मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्लास में आके तुमसे पूछूंगा, तुम्हारे पास 5-10 मिनट बीच में होते हैं, चेक करके मेरे को बताना कि MgOH डायरिया करवाता है या ALOH। पेपर में दोनों अपोजिट काम करते हैं। एक का साइड इफेक्ट ये मिलेगा और एक का साइड इफेक्ट ये मिलेगा। मैं बता नहीं रहा ये मिलेंगे, तुम चेक करना। तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत मेहनत करो। हमेशा एक याद रखना, मैं भी हमेशा क्लास में एक याद रखता हूँ, MgOH का ये है, दूसरा उसका अपोजिट होता है। पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन कि MgOH का साइड इफेक्ट बताओ या ALOH का। तुमसे ALOH का पूछ सकता है। अरे उसको फोन करना था यार, एक सेकंड भाई। कर लोगे सर्च? हेलो भवन, आ जा भाई, मैं मेडिकल मोड में मिलता हूँ 2 मिनट में तेरे को। ठीक, बस ठीक है। तब आज ये मैं 2 या 3 मिनट में 5-1 मिनट में तेरा मेडिकल मोड में मिलूँगा। चल पड़ा हूँ मैं करता, ठीक है। अब यहां से 2 क्वेश्चन क्या मेन बनते हैं, डायरिया क्या है और कॉन्स्टिपेशन क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है और डायरिया कैसे होता है। जब जब बॉडी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्योंकि जीआई के अंदर चलने वाली मूवमेंट को क्या बोलते हैं? जब जब बॉडी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज्यादा होंगी, जब भी बॉडी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा होंगी, उस पेशेंट को चांसेस होगा किसका?
डायरिया का। जब जब जितनी पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती चली जाएंगी, पीएम लिख देता हूं बस खाली, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, उतना उस पेशेंट को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। तो हमें डायरिया को रोकने के लिए मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, स्पाज्म करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो डायरिया के केस में अपन जो सबसे मोस्ट कॉमन जो ड्रग देते हैं वो हम देते हैं बेटा टैबलेट बीफीलेक, टैबलेट स्पोरोलैक, 2 टैबलेट देते हैं, बीफीलेक एंड टैबलेट। कंसेप्ट तो बताने के बहुत थे बट टाइम नहीं है, फिर वो कंसेप्ट बाद 2 वाली क्लास में बताऊंगा, वो दो कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है वो। डायरिया 2 टाइप का होता है, एक होता है इन्फेक्टिव डायरिया और एक नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। ऐसा डायरिया जो इन्फेक्शन फैलाते 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 पूरी इंटेस्टाइन में जाएगा, वो कहलाता है इन्फेक्टिव डायरिया। और एक होता है नॉन इन्फेक्टिव जो वैसे नॉर्मली होता रहता है। एक क्वेश्चन आता है यहां से कि कौन सी ड्रग इन्फेक्टिव डायरिया में नहीं देते। एक ड्रग आती है बेटा जिसको बोलते हैं लोपरामाइड। लोपरामाइड कभी भी मत दो इन्फेक्टिव डायरिया के अंदर, क्योंकि लोपरामाइड डायरिया को तो रोक देगा, अगर इन्फेक्टिव डायरिया है, अगर उसने पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर दिया तो वो इन्फेक्शन एक ही साइट पे क्या हो जाएगा, रुक के खड़ा हो जाएगा और वहीं पे इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देगा, कोलाइटिस कर देगा। आया समझ में क्यों नहीं देते? कौन सा डायरिया बोला? इन्फेक्टिव डायरिया में कभी भी कौन सी ड्रग नहीं देते। पेपर में आया है क्वेश्चन, कौन सी नहीं देते? क्योंकि अगर इन्फेक्टिव डायरिया में मनीषा, डायरिया तो चल रहा है कंटिन्यूअस, डायरिया का मतलब क्या, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का चलना। सर अगर तुमने लोपरामाइड दे दी तो वो डायरिया तो रुक जाएगा, तो इन्फेक्शन भी तो रुक गया, और इन्फेक्शन रुक गया तो वो उस इंटेस्टाइन को क्या वहीं पे ग्रो करता रहेगा, उस इंटेस्टाइन को अफेक्ट, पार्ट को अफेक्ट करता। तो कभी भी इन्फेक्टिव डायरिया के केस में कौन सी ड्रग नहीं देते? लोपरामाइड कभी भी। ये तो बात थी डायरिया की। अगली बात आ गई किसकी? सर कॉन्स्टिपेशन में क्या करते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा दो। डायरिया को बढ़ाने के लिए और साथ में और भी क्या दे सकते हैं हम? डायरिया कोज कराने के लिए, डायरिया करवाना है तो उस केस में क्या दे दो? तो एनीमा किसका आंसर आ जाएगा एक टाइप से? डायरिया को मैंने क्या करा, डायरिया को बढ़ाना है, मतलब डायरिया का मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाना है, तो क्या दे दो? एनिमा दे दो। तो वो किसका ट्रीटमेंट बन जाएगा? क्या कॉन्स्टिपेशन वाले को, जब कोई बंदा काफ़ी दिन हो गए स्टूल पास नहीं कर पाता, क्या हम उसको वो नहीं देते क्या, एनिमा? एनिमा आपने फंडा के अंदर पढ़ लिए? एनिमा फंडा के अंदर नहीं पढ़े हैं? पढ़ लेना। 2 टाइप के एनिमा होते हैं, तुम्हें बताऊंगा फिर वो नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा वैसे लिखवा दूंगा कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है एनीमा का। एक इवैक्यूएंट एनीमा होता है, एक रिटेन्ड एनीमा होता है। इवैक्यूएंट मतलब जो दिया और बाहर आ गया, रिटेन्ड जो कुछ टाइम तक बॉडी में ही रखना पड़ता है, ठीक है, वो रिटेन्ड होता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एनीमा आता है वो आता है बेटा पुर्गेटिव एनीमा। कौन सा एनीमा? तो पुर्गेटिव एनीमा मोस्टली गिवन इनटू द कॉन्स्टिपेशन। पुर्गेटिव, पी से पेरिस्टालसिस। पेपर में आया है क्वेश्चन, बताओ वह ऐसा कौन सा एनीमा है जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करने का काम करता है? सिद्ध आंसर ठोक देना, पी दिखते ही बोलो ऐसा कौन सा एनीमा है जो किसको इंक्रीज करता है? पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है। सर पेरिस्टालसिस को बढ़ाना, पी से पेरिस्टालसिस, पी से पुर्गेटिव, ऐसे याद रख लोगे। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट एक सिरप देते हैं जिसको बोला जाता है लूज सिरप। लूज नाम ही ऐसा रख दिया इसका, लूज। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है, स्टूल हार्ड बन के बैठा हुआ है वहाँ पे अंदर एनल पार्ट में, तो क्या करवा दो उसको, लूज करवा दो, इसलिए सिरप का नाम आता है सिरप लूज।
लूज के नाम से ना आया निकम्मो, लूज का साल्ट पूछेगा तो मैंने तुम्हें उसका कंपनी नेम बता दिया, लूज का नाम होता है लैक्टुलोज। क्या दे दो उस पेशेंट को, लूज किस साल्ट से बना होता है, लैक्टुलोज साल्ट से बना होता है। लैक्टुलोज का मतलब शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, वो उसको पतला कर देता है और फिर डायरिया करवा देता है। इतनी बातें हैं डायरिया कॉन्स्टिपेशन। डायरिया कॉन्स्टिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं है कि इनको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे इनको भी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो हमने कितनी बातें पढ़ी यहाँ पे, 2। डायरिया और डायरिया का मतलब सर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगा उतना पेशेंट को क्या आएगा, क्या कर दो उन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम कर दो। कम करने के लिए क्या देते हैं, बीफिलैक स्पोरोलैक। कैसे बोलोगे, बीफी लोग ना बेटा, बीफी लैक, हाँ ए है वो, स्पोरो लैक, बीफी लैक। और डायरिया मैंने 2 टाइप का बताया था, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। ठीक है, इन्फेक्टिव के अंदर कौन सी ड्रग नहीं देते, कॉन्स्टिपेशन के अंदर जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का क्या हो जाना, कम हो जाना। कम होएगा तो जो हमारा कम होएगा तो उसको क्या हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या देना पड़ता है, और क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा ऐसी एनीमा है जो बढ़ाता है, उसका नाम, या फिर पुर्गेटिव है, ये तो एनीमा है। ड्रग पूछे तो कौन सी देते हैं, सिरप लैक्टुलोज के नाम से आती है। बट एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को अगर मान लो डायबिटिक मेलाइटस विद हाइपरटेंशन है, क्या उस केस में सिरप लैक्टुलोज दोगे, नहीं देंगे। ये जरूर ध्यान दे लेना, चेक बिफोर द कॉन्स्टिपेशन या बिफोर गिविंग द सिरप लूज, आस्क द पेशेंट। क्या पूछना है, पेशेंट से पूछना है कि भाई तेरे को डीएम तो नहीं है क्या, क्या नहीं है, डीएम तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, क्योंकि जो आप शुगर दे रहे हो, वो जो ड्रग दे रहे हो वो क्या है, लैक्टुलोज, सुक्रोज, माल्टोज, किसके कंपोनेंट है, सारे शुगर के कंपोनेंट है। तो हमने दे दी शुगर, डीएम होगा, हाइपरटेंशन होगा, मर जाएगा वो। याद रखोगे इतनी बातें पक्का? तो यहाँ तक का मैं दो क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक तो एमजीओएच की साइड इफेक्ट पढ़ना, एएलओएच का साइड इफेक्ट बताना। आज की क्लास में यही बाइंड करता हूँ, शाम को 2 बजे आके तुम्हें ये सारे टॉपिक्स में, अभी इसमें और भी बहुत सारे बचे हुए हैं। पैनक्रियाटाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस बची हुई है, 2 तो उन्हें पूछा था, डिसेंट्री उसके ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, ओआरएस के बारे में बचा हुआ, क्योंकि डायरिया के केस के अंदर सबसे पहली चीज़, सबसे बेस्ट मैनेजमेंट ओआरएस थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं। ओआरएस के कंपोनेंट पूछे जाते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, ग्लूकोज, सोडियम वाला, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, वो सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कर लेना मेरे लाल।